था। तो यहाँ से हमने शुरू किया था और इतना हमने पढ़ लिया था। पुराने जो जितना अभी तक का पठन हो गया पिछले सेशन का, या अदरवाइज किसी के मन में कुछ ऐसा हो कि पहले किसी डाउट को क्लियर कर दें तो वो वाली बात कर ले, नहीं तो फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? यहाँ से शुरू करना है। I'll read it today. कौन पढ़ेंगे आप में से? Janvi. हाँ जी, पढ़िए पढ़िए प्लीज। Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। सह अस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए हर आदमी शोध करता है। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक ही जीता है, तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है। जीवन का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, प्रमाण को बनाए रखने के समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए अपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फल स्वरूप सह अस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परंपरा में सह अस्तित्व को वर्तमान में बनाए रखने ही व्यवस्था है। सह अस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता वश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया गया, ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो उसका उपाय नहीं रह गया। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वश ही मानव हमेशा शोध अनुसंधानरत रहता है। अनुसंधानरत। अच्छा, ओके, थैंक यू। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के लिए हो। समझदारी से आदमी स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। इनको सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वान जो कुछ भी है, अस्तित्व सहज वर्तमान विद्यमान मानव ही होता है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है, लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में ही होती है। ठीक है जानवी, ये अभी रुक जाते हैं यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। या ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लो में बात हो रही थी, इसके बाद में एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं आदरणीय नागराज जी, तो उसको हम सेकंड राउंड में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो सह अस्तित्व की बात हो रही थी, तो मतलब एक मेन चीज ये है कि मानव जो है वो सह अस्तित्व को छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता। मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो जब हम अस्तित्व को समझते हैं जीवन विद्या शिविर में, तो पता चलता है कि व्यापक में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां
सब इकाइयां व्यापक में ही संपृक्त हैं, डूबी भीगी घिरी हैं। और व्यापक जो है जब उसकी सीमा ढूंढने जाते हैं तो वो असीम मिलता है। और मैं जब शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, तो शरीर नश्वर है और जीवन जो है या तो शरीर के साथ में है या शरीर के बिना भी है। तो ये शरीर के साथ है या शरीर के बिना भी है इसी अस्तित्व में ही। ना इस अस्तित्व में से, व्यापक में से किसी भी वस्तु के बाहर निकलने का एग्जिस्टेंस में कोई प्रोविजन नहीं है। तो सह अस्तित्व को छोड़कर मानव भाग नहीं सकता। तो मैं सह अस्तित्व से अलग हूँ, ये भी जो है अपने आप में कल्पना जो है वो बड़ी भ्रमित सी है। तो मैं और अस्तित्व या सह अस्तित्व ये एक दूसरे से इनसेपरेबल है। ये इसी को बोला अविभाज्य है। यहाँ पर जो अविभाज्य शब्द आया था, इसमें सेंटेंस था, सह अस्तित्व में मानव अविभाज्य है ना। इन एग्जिस्टेंस ह्यूमंस आर in like integral part of the existence, they are inseparable from existence। ये जो है इसको अपने में देखा जाए तो एग्जिस्टेंस रहेगा, ये धरती रहेगी तो हम रहेंगे। मतलब ये एक याद रखने वाली बात है। लगती तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मैनकाइंड का जो बिहेवियर रहा है, मतलब काम करने का तरीका रहा है पिछले 100-50 साल में, वहां से देखते हुए अभी तो काफी सारे साइंटिस्ट वगैरह भी इस पे लगे ही हुए हैं कि अब हमारे रिसोर्सेज कितने रह गए हैं और ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। और इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग अर्जेंटली, अगले पता नहीं 50 साल 100 साल में कैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। लेकिन वो सब, वो जो जितनी भी वो आवाजें आ रही हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब वो देखें कि इतना क्राइसिस इमर्ज हो रहा है, बन रहा है, उसके बावजूद भी जो जो कुछ भी होना है धरती को नष्ट करने के लिए, उसमें कहीं पर कुछ रुक रहा हो ऐसा दिख नहीं रहा है। मतलब सब कुछ जो है, जिनकी वजह से धरती में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज बढ़ ही रही हैं। नोबडी हैज एनी सॉल्यूशन टू दैट। सरकारें भी अपने आप में अपने को मजबूर पाती हैं। मतलब जीडीपी भी बढ़ानी है, ऐसा लगता है कि जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो भी एक तरह की मुसीबत आएगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो शायद धरती ही नष्ट होती जाएगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी मतलब ये सारी एक्टिविटीज बढ़ेंगी और रिसोर्स डिप्लीशन और ग्लोबल टेम्परेचर वगैरह। तो ये अपने को एग्जिस्टेंस के साथ में जीने वाला जो तरीका है ना सह अस्तित्व में, वो मानव को नहीं समझ में आया है। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, ये रिजोल्यूशन चाहता है, या उसके लिए आदमी शोध करता है और शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक जीता है, कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आती है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है। क्या है? कि जीने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। मतलब एक्सप्लोर क्या करने के, ये मैं क्यों जीता हूँ, ये एक्सप्लोर करके एक बार क्लैरिटी आ जाए। और जीने का उद्देश्य एक ही जगह पर जाकर खूंटा गड़ता है उसका, कि मानव सुख से जीना चाहता है। ये जो है मतलब मूल एक पहचानने की जरूरत है कि मानव सुख पूर्वक जीना चाहता है। वो सुख पूर्वक भी कभी-कभी नहीं, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता है। और सुखी होने के लिए एक ही प्रोसेस है कि मानव को जीवन का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य संपन्न हो जाए, एकम्प्लिश हो जाए, हम पा जाए उसको। तो समझदारी से ही आदमी सुखी हो सकता है। अभी तक जो है जितना भी चल रहा है हमारा मानव जाति का कार्यक्रम, वो सुविधा संग्रह से सुखी होने वाला कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तो सुविधा और सुख में अंतर है। ये जो है ये मध्यस्थ दर्शन का एक 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 बड़ा फाउंडेशनल पॉइंट है। बिल्कुल इसको जो है इसको अच्छे से अपने में देखना है कि कहीं हम गलती से सुविधाओं को ही सुख तो नहीं मान रहे। और हम लोगों ने जब शिविर किया शुरू में, और आप में से भी काफ़ी साथी जो है अभी रिसेंटली शिविर किए जो पिछले 3-4 महीने में हापुड़ में हुए, तो मतलब ये क्लियरली दिखता है पहले शिविर में कम से कम, और कुछ ज़्यादा स्पष्टता ना बने तो भी, कि सुविधा और सुख ये दोनों एक ही चीज़ नहीं। और फिर जब हम जितना डीपली एक्सप्लोर करते हैं, कई बार ये ऐसा लगता है कि अपने में कन्फ्यूजन है और घर में भी ये कन्फ्यूजन है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएँ हो जाएँगी, उतने हम सुखी हो जाएँगे। ऐसा एक मान्यता बन जाती है, ऐसा एक नोशन बन जाता है। तो फिर आदमी जो है, क्योंकि सुख मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए सुविधाएँ मैक्सिमम चाहिए, सुविधाएँ मैक्सिमम चाहिए तो आदमी सुविधाओं के ही इकट्ठा करने में लग जाता है। इवेंचुअली सारी सुविधाएँ नेचुरल रिसोर्सेज़ से आती हैं, सो देयर से प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज़, वो सारा का सारा रिसोर्स डिप्लीशन की तरफ और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जा रहा है। एंड देयर इज़ नो
सॉल्यूशन टू दिस, अगर इस तरह से चलते रहें तो ऐसा नहीं है कि सुविधाओं को छोड़ना है, लेकिन मानव सुविधा धर्मी नहीं है, मानव सुख धर्मी है। मानव सुखी होना चाहता है ना, सुखी होने का एक प्रोसेस है। तो पहले मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये शोध से स्पष्ट होता है। शोध किस लिए किया जाए, ये स्पष्ट हो जाए कि मैं चाहता क्या हूँ। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये अपने में फील होता है, आदमी अनुभव कर ही पाता है। और फिर सुख क्या है, इसके बारे में शोध किया जाए। ये जो है बार-बार इसको कह रहे हैं। तो यहीं पर नीचे फिर जो शब्द और आए हैं कि कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जो है, ये हर मानव को ये वरदान जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, मिला हुआ है। हर मानव के पास में असीम कल्पनाशीलता है और मानव अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। इसको अपने में वेरीफाई कर सकते हैं। हम जितना मर्जी कल्पना करें, कल्पना कम नहीं होती है, कल्पना करने की ताकत कम नहीं होती। तो कल्पना में सुविधा बैठी रहती है, तो फिर कर्म स्वतंत्रता जो है हमारे को, फिर वो अपनी कल्पनाशीलता से ही भी कर्म स्वतंत्रता जो है वो एक तरह से मैनिफेस्ट होती है। तो कल्पनाशीलता में जितना सुविधा रहता है, जितना इंद्रिय सुख रहता है, फिर कर्म स्वतंत्रता भी उस तरफ ही हमको खींच कर लेकर, तो अपनी कल्पनाशीलता में भ्रम जो है, उससे हम मुक्ति पा जाएँ, जागृत हो जाएँ, ये भी अपनी कल्पनाशीलता लगाकर ही होगा। तो जो शोध वाली प्रक्रिया थी, ये जो बताया कि हमको शोध करना है, तो ये कल्पनाशीलता से ही शोध भी होगा। तो अभी हम जो ये सेशंस करते हैं संडे मॉर्निंग के, या शिविर करते हैं, या आप लोग अध्ययन वगैरह की यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, या अपने में बुक्स पढ़ते हो, ये सारा का सारा क्या है, अपने में जो मनन चिंतन चलता है, ये सब शोध जो है वो अपनी कल्पनाशीलता को लगाकर ही हो रहा है। तो ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, जो मैं चाहता था, क्या मैं वहाँ पहुँचा हूँ? मेहनत तो सबने बचपन से खूब की है, तो सबके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद भी क्या हम जहाँ पहुँचे हैं, क्या हम वहाँ पर तृप्त हैं कि नहीं? ये अपने में फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से जाँचा। तो समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है, और तृप्त जीवन ही मानव का उद्देश्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इसको बनाने में समर्थ रहता है। यही इसी से व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। ये बाबा जी ने उपकार शब्द को भी मध्यस्थ दर्शन में बिल्कुल रीडिफाइन किया। अभी तक क्योंकि हम लोगों का जीना सुविधा बेस्ड है, तो उपकार को भी काफ़ी बार वस्तुओं के आधार पर रखा है ना? किसी के पास में कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े दे दिया, तो परंपरा में एक ऐसा ऐसा एक तरह से मैसेजिंग आती है कि भैया ये उपकार हो गया, है ना? किसी के पास में स्कूल की फीस के पैसे नहीं है तो उसको स्कूल की फीस दे दी, तो उपकार हो गया। किसी के पास में घर नहीं है तो घर बनाने में मदद दे दी, तो उपकार हो गया। तो अभी तक उपकार जो है वो परंपरा में, कोई दरिद्रता में जी रहा है, उसकी मदद कर दी, या उसके शरीर के आधार पर मदद कर दी, उसके पास में दवाई के पैसे नहीं थे तो दे दिए, इसको उपकार माना माना गया। अभी बाबा जी जो है मध्यस्थ दर्शन में समझदार बनाना ही उपकार है, यहाँ पर ला करके खूंटा गाड़े। तो अब मैं समझदार होऊँगा तभी किसी को समझदार बना सकता हूँ। ये भौतिक वस्तुओं को दे देने से जो है, भौतिक वस्तुओं का जिंदा रहने के धरातल पर योगदान है। तो जिंदा रहने के धरातल पर एक दूसरे का सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ना किसी का जो भौतिक वस्तुओं की कमी है, तो हमने उसको भौतिक वस्तुओं की कमी पूरी कर दी, या उसको पूरी करने में मदद कर दी, तो ये उपकार नहीं है। मानव सुखी होना चाहता था, ये मानव का उद्देश्य है, हर मानव का उद्देश्य है। तो जो दरिद्रता में जी रहा है, वो भी सुखी होना चाहता है, और जो दरिद्रता में नहीं जी रहा है, जिसके पास में साधनों की कमी नहीं है, वो भी सुखी होना चाहता है। तो मतलब जब मेरा इस तरफ ध्यान गया, तो मेरे को एकदम से लगा एक्चुअल में, शुरू के दिनों में, मतलब ये इट वाज़ एन आई ओपनर, कि हमने ना काफ़ी बार ऐसा माना हुआ है, अपने में भी सब लोग वेरीफ़ाई करें, कि गरीबी दूर हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा अपने में लगता ही है कि भैया ये गरीबी वाला जो मॉडल है, ये तो अपने को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो और फिर अपने में अच्छा भी लगता है कि भाई चलो, हम कम से कम गरीब नहीं हैं, और जो गरीब हैं उनकी भी मदद की जाए। तो गरीब
जिनको हम साधन विहीन कह रहे हैं और फिर अमीर जिनको साधन संपन्न कह रहे हैं, ये 2 कैटेगरीज़ हमको मालूम है। तो साधन विहीन व्यक्ति दुखी है, अतृप्त है, ऐसा बड़ी आसानी से फ़ील होता है। लेकिन फिर एकदम से ध्यान जाने की ज़रूरत क्या है कि जो साधन संपन्न है, वो क्या सुखी है? हम सब तो साधन संपन्न हैं। सुबह से शाम तक अपनी लाइफ़ को जब एक्सप्लोर करते हैं, ये जो शोध करने की प्रक्रिया बाबा जी ने कहा, शोध करने का मतलब ही क्या है कि जो हो रहा है उसको अच्छे से देखा जाए, उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग जो कि अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, घरों में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ह हम सब लोग जब सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो सुबह से शाम तक काफ़ी बार ऐसी घटनाएँ आम तौर पर होती हुई दिखती हैं कि हमें कहीं न कहीं पर चोट-सी लगती है। कुछ लगता है कि भैया ठीक नहीं हो रहा है, अपने आस-पास संबंधों में भी ठीक नहीं हो रहा है, अपने में भी कुछ कन्फ्यूजन है और जब कन्फ्यूजन रहता है तो वो भी ठीक नहीं रहता, है ना? उससे भी हम विचलित होते हैं। तो साधन संपन्न होने के बावजूद भी आदमी सुखी नहीं हुआ, ये अब स्वनिरीक्षण से पता चलता है, अपनी फैमिली को देख के पता चलता है, अपने आस-पास देख के पता चलता है। तो गरीबी दूर होना अपने आप में आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। पर्याप्त क्या है? समाधानित होना पर्याप्त है। समझदारी जो है ये आ जाए, ये पर्याप्त है। तो मैं खुद भी समझदार हो जाऊँ और दूसरों को भी समझदार बना पाऊँ, ये एक एक जो है मेन काम हुआ। तो खुद समझदार बनना पहला काम है, फिर उपकार जो है मतलब क्या हुआ कि अब दूसरे में समझदारी की कमी है, तो दूसरे के पास किसी वस्तु का अभाव है, भौतिक वस्तु का अभाव है, परंपरा में अभी तक उसको उपकार बोला, यहाँ कह रहे हैं, किसी के पास समझदारी का अभाव है, वो हम फुलफिल कर पाएँ, ये जो है उपकार। बस जब वो समझदार होगा तो अपनी ही भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर लेगा, तो फिर भौतिक आवश्यकताओं की उसको मदद करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, जो ज़रूरत होगी वो सब मिल-जुल के कर भी लेंगे। इसको जो है ये बोला कि ये सब करने के बाद में मानव जो है ना समझदार होने से मानव इस पैराग्राफ में ये शब्द नहीं आया है, बाबा जी ने बार-बार मध्य दर्शन में कहा है, आगे आएगा अभी कि मानव स्वायत्त होता है। समझदार मानव जो है वो क्या है? स्वायत्त, स्वायत्त मानव को भी हम इंग्लिश में अगर कहें तो सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रिलायंट मतलब अब जो है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ। तो उसके 5 लक्षण हैं, उसके इंडिकेटर्स हैं, दिखता है कि समझदार आदमी में क्या होता है, वो आत्मविश्वास से भरा रहता है, उसको स्वयं के प्रति विश्वास है कि मैं सब प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हूँ। बाहर कुछ भी हो जाए मेरी मेरे मेरे में मैं विचलित नहीं होता मैं। बाहर देखिए अब सुखी होना जो है ना मेन चीज़ क्या है एक्चुअल में सुखी और दुखी का, कि अभी तक हम लोगों ने ऐसा माना कि सुखी जो है वो बाहर कुछ होता है तो उससे मैं सुखी होता हूँ और बाहर ही कुछ होता है उससे मैं दुखी होता हूँ। तो मध्य दशा में कह रहे हैं कि निरंतर सुख चाहते हैं। तो बाहर तो घटनाएँ होती रहेंगी, वो सब मेरे ही अनुसार होंगी ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बाहर की घटनाओं से मैं ये सुखी या दुखी होता हूँ तो निरंतर सुखी हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो बाहर घटनाएँ होती रहेंगी, उन घटनाओं को मैं हैंडल कैसे करता हूँ, उससे मैं सुखी या दुखी होता हूँ। जिन घटनाओं को मैं हैंडल कर पाता हूँ, वहाँ पर मैं स्थिर रहता हूँ, जिन घटनाओं को मैं हैंडल नहीं कर पाता, वहाँ पूरी तरह से हिल जाता हूँ। तो अपने अंदर जो बार-बार कहते हैं कि हमें अपने पे काम करना है, तो अपने में काम करने का यही मतलब हुआ कि बाहर कुछ भी होता रहे मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, मेरी मनःस्थिति मेरे हाथ में है। इसको कहा आत्मविश्वास। फिर एक आया श्रेष्ठता का सम्मान, कि हम कुछ व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं और कुछ मतलब ऐसा मन में नोशन आता ही है कि कुछ व्यक्ति श्रेष्ठ रहते हैं। वो श्रेष्ठता का आधार क्या है ये स्वायत्त मानव को या समझदार मानव को क्लियर रहता है। तो श्रेष्ठता जो है वो पहचान पाता है, वो भ्रम में नहीं आता। नहीं तो काफ़ी बारी ये रूप, पद, धन, बल के आधार पर जब हम श्रेष्ठता को पहचानते हैं तो ये एक्चुअल में भ्रमित मान्यता है। नहीं, ये अपने आप में श्रेष्ठता है नहीं, निरंतर श्रेष्ठता वाली बात नहीं है इसमें। तो श्रेष्ठता भी क्या है ये क्लियर होता है और फिर मानव श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है। अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन रहे। जितना मैं जानता हूँ, उतना ही उसी तरह से ही व्यवहार करता हूँ। तो श्रेष्ठता का सम्मान मतलब मैं
दूसरे मानवों का मूल्यांकन कर रहा हूँ, और ये तीसरा वाला पॉइंट जो है ये स्व मूल्यांकन की तरफ जा रहा है। तो मैं दूसरों का मूल्यांकन कर रहा हूँ, अपना भी मूल्यांकन मैं सही से कर पा रहा हूँ। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जब हम अपने आसपास देखते हैं काफी बार, कि लोगों का अपने बारे में काफी अधिमूल्यन सा बना रहता है ना। ऐसा हम देख भी पाते हैं कई बार अपने में, कि सामने वाला जो है वो अपने आप को, हमें लगता है कि ठीक है भैया तुम कुछ हो, लेकिन जितना समझदार अपने को मान रहे हो उतना भी वो नहीं है, थोड़ा सा तुम भी देख लो। बस सामने वाले को लगता है नहीं, मैं तो जानता हूँ। ठीक है, तो दूसरे का मूल्यांकन, जब दूसरे अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते तो एक तरफ ध्यान जाता है कहीं मुझसे भी तो ये गलती नहीं हो रही। क्योंकि अगर ये इतना ही बड़े स्तर पर प्रॉब्लम है, तो मैं भी मानव समाज में ही रह रहा हूँ, कहीं मुझसे भी ये गलती तो नहीं, कहीं मैं भी अपना मूल्यांकन ठीक से ना कर पाया हूँ और किसी भ्रम में रहता हूँ अपने बारे में। तो अपने बारे में भी क्लैरिटी होती है। ये जो है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन किया। व्यवहार में सामाजिक, अब ये सामाजिक क्यों, बाबा जी ने जब भी समाज शब्द को यूज किया मध्यस्थ दर्शन में, अखंड समाज से रिलेट किया। तो हमारा सारा कार्य व्यवहार जो है, हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, थॉट प्रोसेस, उस सब में अखंड समाज की कल्पना बेस में रहती है कि नहीं। जो भी हमारे कार्यकलाप हैं वो अखंड समाज की अवधारणाओं से अलाइंड है कि नहीं। ये जो है ये व्यवहार में, तो स्वायत्त मानव जो है वो उस अखंड समाज की मानसिकता से ही चलता है। तो रहेगा तो किसी लोकल स्तर पर, लेकिन लोकल स्तर पर रहते हुए भी उसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की तरफ ध्यान रहे। तो इसको कहा व्यवहार में सामाजिक। और फिर व्यवसाय में स्वावलंबी ना, फिर वो जो भौतिकता के मामले में, पैसे के मामले में, वस्तुओं के मामले में, परिवार में एक तरह से स्वावलंबी रहता है, दरिद्रता की स्थिति में नहीं रहता, समृद्धि के भाव से जीता है। ये स्वायत्त मानव के 5 गुण बताए। और हम अपने में देखें तो हम भी चाहते ही हैं कि भैया हम भी इन सब क्वालिटीज के साथ में रहें। तो ये समझदारी से होता है। समझदारी से मानव स्वायत्त मानव बनता है। उससे जो है ये 5 इंडिकेटर्स जो है, 5 सद्गुण कह सकते हैं इनको, है ना। ये जो है इसको इतना जो है हमने इस पैराग्राफ में एक पेज जो भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि इतनी हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों तो ले लें, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए। कुछ तो बोल दिया करो, मेरे को बड़ी इसमें दिक्कत आगे होती है। आगे बढ़िए भाई जी, आगे बढ़िए। भैया ये प्रवचन की शैली में ना चले भैया, मेरे को ना काफी बार ऐसा लगता है, देखो पढ़ लिया और उसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से, लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ ध्यान जाता होगा, मतलब आप लोग भी तो बताओ, मतलब ऐसा तो नहीं कि बस जो बोल दिया उसको सुन लिया और सुन के अच्छा लगा। आप लोग भी व्यक्त हो, उसी से ही जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी आगे किताब की भाषा थोड़ी कठिन तो है, लेकिन आप जिस तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं वो समझ में आ जाता है। नमस्ते भैया। नमस्ते संध्या दीदी। भैया अभी आपने बताया उपकार के बारे में कि हम ये सोचते हैं कि उपकार, मैंने किसी को सुविधाओं से संपन्न करने का प्रयास किया तो वो उपकार नहीं है, जबकि उसको ज्ञान की तरफ ले जाना, मतलब समझ बढ़ाने में प्रयासरत रहना ही उपकार है। परंतु अगर हमारे आसपास में अगर कोई ऐसा है जिसको हम सुविधा से एक सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो मेरे अंदर तो वो परिवर्तन तो हो रहा है ना, कि उस मेरी समझ तो बढ़ रही है ना कि इस समय उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और अ, मैं जो पहले संवेदनशीलता जो मेरे अंदर है, वो भी तो समझ के कारण ही तो है बिल्कुल ठीक शायद। है। अगर वो बिल्कुल। मेरे अंदर वो समझ ही नहीं होगी, तो मैं उसकी मतलब उस उन चीज़ों से भी नहीं उसको जागरूक कराने के प्रयास करूँगी। तो पहला स्टेप तो मुझे लगता है कि एक कदम तो मैं बढ़ा ही रही हूँ ना इस बिल्कुल चीज़ ठीक। को। बिल्कुल ठीक है दीदी। तो ये जो है एक कदम अगला बढ़ा स्टेप रहे हैं। मेरा होगा हाँ, अगला स्टेप मेरा होगा कि अगर उसको अब ये बात समझ आ गई कि थोड़ा-सा है,
तब उसका थोड़ा-सा कि अपने आप को कैसे तूने संपन्न करना है, हम्म इस सुख इस चीज़ में नहीं है, वो अगला स्टेप होगा। पर जिसको हम्म जिस चीज़ की नीड है, पहले तो मेरा स्टेप वो होगा और उसके साथ-साथ मेरी अपनी भी जागृति हो रही है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं पहले ही संवेदनशीलता भी तो मेरे लिए एक पहला बहुत बड़ा स्टेप है ना। बहुत सारे लोग तो संवेदनशील भी नहीं हैं। तो मैं अपने आप में इस चीज़ में भी खुश हो लूँ कि नहीं, मैं संवेदनशील तो हुई, एटलीस्ट पहला स्टेप तो मैंने ये किया। अब हम्म आगे धीरे-धीरे मैंने अगला दूसरा स्टेप और अपने आस-पास के उसमें उसको देखकर मेरे बच्चों में, मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, तो उससे अगर वो संवेदनशील तो हो रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो पहला स्टेप तो बड़ा है। बढ़िया। तो मैं दीदी सही हूँ? हाँ, नहीं नहीं, हाँ, तो इसके ऊपर ना बात कर लेते हैं अब ना। देखिए, हम सबकी शरीर यात्रा की एक सीमा है। हम लोग जब इस धरती पे आए हैं तो जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ 70 80 90 साल हम लोगों के पास में, सबके पास में उपलब्ध है। हम अपने में देखें तो क्या मैं 20 साल पहले संवेदनहीन था और अब संवेदनशील हुआ हूं? ये जो अभी शोध का बाबा जी ने बोला ना, बाबा जी ने बार बार बोला है कि भैया अपने में शोध किया जाए। तो मैंने जब शोध करना शुरू किया तो मैंने ऐसा पाया, अपने में पाया कि मैं बचपन से ही संवेदनशील था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के पहले 30 40 साल संवेदनहीन था और फिर मैंने संवेदनशीलता की तरफ यात्रा शुरू की। और ये आप बड़ी सब भी प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि ये मतलब हाँ, जो मतलब आप जिस ढंग से समझा रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकली बताते हैं। ठीक पर ना ठीक है। तो पहले हाँ, नहीं शायद तो हाँ, मेरे तो पास एक सेकंड, भी हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, तो एक बार मैं बात को पूरा कर लेता हूँ। तो हुँ, संवेदनशील तो मैं बचपन से ही था, है ना। मेरे को बचपन से ही लगता था कि भैया, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैं केयरलेस था, लोगों की परवाह नहीं करता था, फिर बाद में जाके समझ आई। वो संवेदनशील हो रहते हुए मेरे 30 40 साल निकल गए होश संभालने के बाद में। वो संवेदनशीलता वाला फॉर्मूला जो था वो पर्याप्त नहीं हो रहा था। उससे जिस जिस तृप्ति की, जिस निरंतर सुख की चाहना थी, ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पे रोड ब्लॉक आ रहा है। पता पता भी नहीं चलता था कि गैप क्या है और संवेदनशीलता से आगे क्या करना है, ये अपनी क्लेरिटी नहीं थी। तो बाबा जी ने बड़े अच्छे से बताया, जो और मेरे को बड़ा लगा कि भाई हाँ, यही गैप है कि संवेदनशीलता से आगे की यात्रा क्या है एक अच्छे आदमी के लिए। ये हमारे पास में कम से कम मेरे पास में तो ये ज्ञान उपलब्ध नहीं था, है ना। बाकी सब भी अपने में इस चीज को शोध करके देख सकते हैं। तो संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, ये जब मैं अपने में देख पाया तो सडनली फिर ये पता चलता है कि अब हम जब जिसकी मदद करते हैं, अब हम भी उसको क्या मैसेजिंग कर रहे हैं कि संवेदनशील होना अच्छी बात है। तो वो भी समझदार हो जाएगा, तो वो भी सिर्फ संवेदनशील तक ही पहुंच पाएगा, वो भी आगे चल के किसी को पैसे दे देगा। इस तरह की बड़ी सारी कहानियां भी व्हाट्सएप में और प्रेरणादायक कहानियों के रूप में चलती रहती हैं कि मतलब कुछ रेस्टोरेंट में है, आप जाते हो तो पिछले आदमी का बिल देते हो, कोई दूसरा आता है तो आपका बिल देता है, पे फॉरवर्ड या पे इस तरह की, या पे बैकवर्ड्स, ऐसा करके कुछ ना कुछ मैसेजिंग चलती रहती है कि दूसरे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये संवेदनशीलता के दायरे में हो रहा है। हमारी कल्पना में जो है ना, ये संज्ञानशीलता वाली बात आ जाए, समझदारी वाली बात आ जाए, उसके बाद संध्या दीदी, संवेदनशीलता को छोड़ना नहीं है। संवेदनशीलता से बॉन्डिंग होती है। हम किसी का जिंदा रहने के धरातल पर जब मदद करते हैं तो वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, तो उसका हमारे प्रति एक श्रेष्ठता का भाव बनता है। अब वो हमसे ऐसा कह सकते हैं कि और भी अगर हम उसको कुछ देते हैं तो वो एक रिसेप्टिविटी के साथ में रहता है, पात्रता उसकी बन जाती है। उस समय हम उसको संज्ञानशीलता की तरफ भी ले जा पाए, और कैसे ले जा पाएंगे, हमारा ध्यान उस तरफ होगा। तो संवेदनशीलता को छोड़ना नहीं है, ये वन स्टेप फॉरवर्ड है। आप ऐसा कह रहे हैं, एटलीस्ट इट्स वन गुड स्टेप। अगर वो वन गुड स्टेप किसी का बचपन में ही पूरा हो गया, उसके बाद पूरी जिंदगी क्या करे दीदी, है ना। हम तो बचपन से थे संवेदनशील, आप भी रहे होंगे, मेरा अच्छे से विश्वास है कि आप भी बचपन से ही संवेदनशील रहे होंगे। तो उसके आगे का काम जो है वो संज्ञानशीलता होता है, समझदारी। बहुत बढ़िया भैया। मैं अपने में ना एक चीज़ समझ पाई। हम्म भैया पहले जब मैं करती थी ना, तो मैं एक्सपेक्ट करती थी हम्म कि दूसरा मेरे साथ वैसा रेसिप्रोकेट में या उसके अंदर वो वाली फ़ील आए, मेरे प्रति रिगार्ड रहे। हम्म अब ये फ़र्क आया
कि अगर वो नहीं कर रहा, तो उसकी हम्म अभी समझ में, उसके सर्कमस्टांसेस में फ़र्क है। हम्म जो आज मुझे सुविधाएँ मिली हुई हैं, हम्म तो पहले ये मैं अपने में भी और अपने परिवार में भी थोड़ा-थोड़ा महसूस कर पाती हूँ हम्म कि जो पहले था, इससे ग्रज बनता था। हम्म करने के बाद मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस की भावना रहती थी कि ना अ, और ना ये रहता था, यार ये तो गिव एंड टेक प्रोसेस होता है, चाहे मतलब किसी फॉर्म में दूसरे को भी तो समझना चाहिए, ये होना चाहिए। हम्म इस तरह की कई बार डिस्कशंस हो जाती थी, जो हम्म कई बार लंबी हो जाती थी। हम्म और आज बच्चे भी ये कहते हैं, यार मम्मी उनके पास अब मतलब जो उनकी अभी समझ नहीं है, वो उस चीज़ को नहीं समझते। तो हम्म मुझे थोड़ी खुशी मिलती है कि ये एक स्टेप थोड़ा-सा तो फॉरवर्ड की तरफ है, और हम्म बाकी और समझ बढ़ाने में प्रयास करने के लिए ये तो आपने जो वो कहा वो तो 100% राइट है ही सही, उसकी ओर तो बढ़ना ही है। पर मुझे ये भी एक स्टेप अच्छा लगता है कि थोड़ा मेरे अंदर ये परिवर्तन है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस अब दूसरों से नहीं है, और मेरे को लग ये समझ आने लग गया कि सब ये एक यात्रा है। हम्म समझ धीरे-धीरे बढ़ेगी, समझ हम्म धीरे-धीरे बर्ताव में भी सब चीज़ों में परिवर्तन तो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये अपने अपने में जो हो रहा है कि सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ग्रेटिट्यूड का फीलिंग सामने से हमको नहीं दिखा, हमने किसी का मदद भी किया, पहले हम हिल जाते थे, अब नहीं हिलते, दिस आल्सो इज ए पॉजिटिव स्टेप। अब सभी ग्रेटिट्यूड के फीलिंग को के साथ में व्यक्त नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता होगा। हम 10 लोगों के साथ में हमने किसी को मदद की, तो 10 में से 2 4 5 लोग ग्रेटिट्यूड के साथ में आते होंगे, 2 4 5 लोग ग्रेटिट्यूड के साथ में नहीं रिस्पॉन्ड करते होंगे। अब जिसने नहीं किया, मैं उससे नहीं हिला, ये एक काम है। अब जो ग्रेटिट्यूड के साथ में व्यक्त हो रहे हैं, बस उनके ग्रेटिट्यूड से मैं तृप्त हो गया, एक तो ये वाला काम हो सकता है दीदी। अब हुँ, दूसरा हुँ। क्या हो सकता है कि जो ग्रेटिट्यूड के साथ में व्यक्त हो रहा है, अब मैं भी उसकी हैंड होल्डिंग करके उसको ये कह पाऊं कि भैया देखिए, कपड़े, किताबें, ये चीज अपनी जगह के ऊपर ठीक है, जिंदगी में समाधानित भी होना है, संबंधों में भी तृप्ति चाहिए। तो बिल संबंधों में तृप्ति होने का ज्ञान अलग ज्ञान है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है ये तो। ठीक है, तो जितनी हमारी क्लैरिटी बनती है, हम वो मदद करने वाला काम है, वो नेचुरली उसमें ये ज्ञान वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड होता रहता है। यही न्याय है दीदी। वस्तुओं को डिस्कनेक्ट करके सिर्फ बात करनी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जहां आवश्यकता होगी वहां वस्तु भी देनी है, हुँ, लेकिन हुँ। वस्तु ही देनी है, ये बिल्कुल अधूरी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही ये बात। सिर्फ बाहर के लोगों की बात नहीं है दीदी। काफी जगह के ऊपर तो मैं घरों में भी देख पा रहा हूँ कि मम्मी पापा जो है, उनका फोकस जब सुविधा पे रहता है, तो अगली पीढ़ी को, अपने ही घर के बच्चों को प्रॉपर्टीज और पैसा छोड़कर जाना है, ऐसा ही लगता है। समझ हुँ, भी छोड़नी है, ये घरों के कार्यक्रम में भी नहीं है। देखिए, मैं बार बार हुँ, इस चीज को काफी एम्फेसाइज करता हूँ। हुँ, आप जितने मीटिंग में भी लोग रहते हैं, इस चीज को मैं बार बार कहूंगा, इसको अपने में एक्सप्लोर करते रहें। क्या मेरे अपने घर में हुँ। समझदारी एक कार्यक्रम के रूप में बन के आ रहा है, या करियर और पैसा और पैकेज एंड प्रॉपर्टीज जो है, बैंक बैलेंस जो है, वेकेशंस जो है, गाड़ी कैसी चाहिए, कपड़े कैसे चाहिए, ये प्रधान मुद्दा है। ये जी, सबको अपने अपने घर में वेरीफाई करने की जरूरत है। अगर समझदारी कार्यक्रम के रूप में अभी घर में नहीं आया है, तो गलतियां होने की पूरी पूरी संभावना है आने वाले समय। बिल्कुल भई, बिल्कुल, ठीक हो राइट। गया? और किसी के हाँ, मन में कुछ आ रहा हो तो? भैया नमस्ते सभी को। हाँ, नमस्ते शैलेंद्र भाई। मेरे को ये कई बार मैंने बात सुना संवेदनशीलता संवेदनशीलता से, तो आज मेरे को भी समझ में आया कि इस बात से हमारा टिट फॉर टैट से बाहर आ गए हम। अभी हुँ, हुँ, तक टिट फॉर टैट में रहते थे। हुँ, ओके। संवेदनशीलता से ये समझ में आ गया कि मैं कुछ समझ रहा हूँ, कुछ सामने वाले समझ रहे हैं। हुँ, तो वो सही गलत की भाषा मतलब उतना ही है जितना समझ रहे हैं। पहले बिल्कुल। टिट फॉर टैट में रहते थे, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, टिट फॉर टैट का क्या मतलब हुआ भैया? मतलब जैसे सामने वाला कर रहा है वैसा ही करो। अच्छा, ओके। और थोड़ा ज्यादा ही करने की कोशिश करो। एक ओके, झपड़ा है, दो देने की कोशिश करो। ओके, ओके, ठीक है। है ना? तो अब उससे बाहर आ गए, मतलब वो गलती कर हुँ, रहा है, ठीक है, उससे कैसे बचा जाए, या फिर उसको हम गलती बिल्कुल, ना करें, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्लियर हो गया। बढ़िया, बढ़िया भैया।
सब अपने में शोध करें भैया। ये शिविर का और इन सेशंस का ना मेन काम क्या रहता है, देखिए बोलने वाला जो भी साथ में आए, जैसे इस समय अगर मैं इस भूमिका में हूं, तो वो आपको कुछ बता देगा ना, उससे काम पूरा नहीं पड़ता है। बाकी सब जगह पे जो प्रवचन वगैरह भी सुनने जाते हैं, वहां पर भी अच्छी बात हो रही होती है, वो पूरी नहीं पड़ती है, अगर ऐसा फीलिंग आता है। तो मेन मुद्दा क्या है कि एक तो बोलने वाले ने कुछ बोला और मेरे को वो सुन के ठीक लगा, वो सुन के ठीक लगा टेम्परेरी बात रहती है। मैं जब अपने में शोध करता हूँ, उसको बार बार वेरीफाई करता हूँ, तो वो बात मेरे साथ में ज्यादा देर तक टिकती है। ज्यादा देर तक टिकती है, एक स्टेज ऐसी आती है जब वो मेरे साथ में हमेशा के लिए वो बात मेरी हो जाती है। मैं शोध कर करके मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाता हूँ, और मेरी भ्रमित मान्यताएं जो है वो उनकी जगह के ऊपर अब समझ जो है वो धीरे धीरे करके अपने अंदर एस्टेब्लिश हो जाती है। इसको कह रहे हैं शोध करना। तो ये शोध करने का प्रोसेस शुरू हो जाए अपने में, ये मेन काम है। भैया मुझे भी एक बात समझनी थी। बताओ बताओ, जोर से बोलो भैया थोड़ा सा। जी, मुझे भी एक बात समझनी थी हम्म। कि जैसे कि उभय तृप्ति होती है, उसमें दो पक्षों की सहमति जरूरी होती है हम्म। उभय तृप्ति में। तो क्या हम्म। अगर जब तक उभय तृप्ति ना हो तो क्या एक पक्ष तृप्त हो सकता है? एक पक्ष इतने तक तृप्त हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से जो करना है वो पूरा कर रहा है ना, इतनी तृप्ति मिल सकती है कि कम से कम मैं कुछ गलती नहीं कर रहा। लेकिन उभय तृप्ति में ही पूरी तृप्ति होगी जब हाँ, होगी। बिल्कुल। तो अभी ना देखिए भैया क्या है कि हम कितने संबंधों में जीते हैं। कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम कहें कि मेरा एक संबंधी है या मेरा दो संबंधी है। हम सब कम से कम कुछ दर्जन लोगों को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते ही हैं, ऐसा तो है ही भैया, है ना। अपने भाई बहन, मम्मी पापा, और बचपन से जिन लोगों को और को भी हमने, कुछ मित्र वगैरह भी रहते ही हैं, और अपने घर के संबंध जो है, जो अपने घर की दीवार के नीचे रह रहे हैं, तो कुछ दर्जन लोगों को हम गहरे से संबंधी के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, सभी लोगों के साथ में मैं उभय तृप्ति के साथ में नहीं जी पा रहा, है ना। ये वाली बात जब समझ में आती है ना, तो ऐसा लगता है कि भैया कहीं ना कहीं पर ज्यादा बड़ा गैप है ना। तो पहले क्या होगा कि किसी किसी के साथ में मैं उभय तृप्ति के साथ में जी पाऊंगा, और किसी के साथ में नहीं भी जी पाऊंगा। चलो, किसी के साथ में जी पा रहा हूं, ये भी एक अच्छी बात है ना। सबके साथ में जी पाऊंगा, हमेशा जी पाऊंगा, ये देर से आएगा। लेकिन किसी किसी के साथ में जी पाता हूं, पहले इसको देखा जाए। तो मैं तो काफी बारी देखता हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है शायद कि भैया कोई आदमी, जिसको सोम भैया भी बार बार शिविर में कहते हैं, कोई भी एक संबंध पकड़ के सोचा जाए कि मैं इनके साथ में निरंतर गिला शिकवा से मुक्त होकर जी रहा हूं, एक भी संबंध ऐसा बोलो, तो तो ये मतलब ध्यान आकर्षण के लिए बड़ा अच्छा मुद्दा है। में देखा जाए तो भैया मैं कितने संबंधों में ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों पार्टीज निरंतर तृप्त रहती है ना। तो वहां पर भी अभी जो है वो ऐसा लगता है कि यहाँ भी पहुंचने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जितने गैप्स पहले थे, जब हम काम करना शुरू करते हैं, अपने पे काम करना शुरू करते हैं, फिर साथ वाला जिनके साथ जी रहे हैं उनमें से जिन जिन की पात्रता रहती है, वो भी अपने पे काम करना शुरू करते हैं, और हमें कम से कम ये दिखता है कि निरंतर उभय तृप्ति ना मिलती हो, लेकिन जितनी अतृप्ति पहले रहती थी, वो अतृप्ति कम होनी शुरू होती, ऐसा दिखता है ना। तो वो धीरे धीरे वो अतृप्ति कम होती है, किसी किसी संबंध में फिर हम ऐसा पहुंच सकते हैं कि भैया यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ मामला सेट। ये बहुत बढ़िया बताया आपने, और एकदम से क्लिक कर रही वाली बात आपकी जो आपने कहा ना कि घर में 8-10 लोग होते हैं, तो किसी किसी के साथ तो हम उभय तृप्ति के साथ जी पा रहे हैं ना, तो इससे अच्छा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो एक संबंध में नहीं अगर हो पा रहा तो सारी गलती, या जो भी आपने कहा ना, बहुत एकदम कैट बैठने की कोशिश कर रहा है कुछ। हम्म। तो हाँ इसमें, कहीं तो हाँ, पहचाने। बिल्कुल। हाँ तो इसमें एक चीज हमारे साथी ने एक सवाल पूछा था, मेरे को वो भी बड़ा अच्छा लगा। देखो भैया, सब लोग शोध करते हैं ना, तो उसका भी लाभ हम सबको होता ही है जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं। तो एक हमारे साथी थे, उन्होंने सोम भैया से बोला कि भैया मैं आपके साथ में ना उभय तृप्ति पूर्वक जी पाता हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी जगह पे नहीं जी पाता।
ठीक है, तो जब ये बात 2-3 बार उन्होंने बोल दी तो फिर सोम भैया ने भी हंस के उनसे कहा कि भैया ये देख लो कि तुम मेरे साथ में उभय तृप्ति जी पा रहे हो, पूर्वक जी पा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा कितना योगदान है और मेरा कितना योगदान है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं किसी के साथ में तृप्ति पूर्वक जी पा रहा हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी का व्यवहार इतना अच्छा है। अब सोम भैया के साथ में तो सभी उभय तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं, काफी सारे लोग उभय तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं। ठीक है, तो उसमें उस व्यक्ति का योगदान कितना है उस उभय तृप्ति में और मेरा योगदान कितना है, ये भी एक। तो ये जो वो पीछे आया था ना अभी स्वायत्त मानव के गुण, मैं दोबारा से उसको सामने रखता हूँ। देखिए चर्चाओं में ये निकल कर आता है अच्छे से कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में देख पाते हैं। तो ये जो स्व मूल्यांकन है ना, ये भी साथ साथ होना बड़ा जरूरी है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, मेरी भी कुछ समझ है और मेरा भी कुछ कार्य व्यवहार है। प्रतिभा मतलब मेरी समझ और व्यक्तित्व मतलब मेरा कार्य व्यवहार। ठीक है, तो मैं अपना भी मूल्यांकन सही से कर पाता हूँ और दूसरे का भी मूल्यांकन जब सही से कर पाता हूँ तो देख पाता हूँ कि उभय तृप्ति में हम दोनों समझदार हैं, इसलिए उभय तृप्ति हुई, या सामने वाला जो है वो ज्यादा समझदार था, सामने वाला ज्यादा समझदार था और उसका फायदा मुझे भी मिल रहा है, लाभ मिल रहा है संबंध में तृप्ति के रूप में। ये जो है ये ध्यान अपने में बना रहे भैया, ऐसा जो था मुझे लगा कि इसको रख लेते हैं। भैया इसके अंदर एक बात और लगा मुझे कि जो ब्लड रिलेशन में है हम अपने परिवार में, वहां पे पहचानना ज्यादा आसान होता है। अब जैसे कि आप लोगों से मेरा मिलना इतना होता नहीं है, ना बिल्कुल सोम भैया ठीक, से होता है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हम उनके साथ उभय तृप्ति में जी रहे हैं, हम्म, लेकिन असली पहचान तो अपने परिवार में हो पाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये भैया जो जितना जिसके साथ में रहता है, तो ये आपका और हमारा जो है वो हो सकता है कि सिर्फ इन सेशंस में मिलते हैं, या कभी साल में 1-2 बार जो है वो मिल लिए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए कभी हापुड़ में मिल लिए। अभी जहां जहां पर कुछ लोगों के साथ में हमारे संबंध जो है, इवन जीवन विद्या में भी, जैसे सोम भैया वगैरह के साथ में हमारे हमारे ओवर द इयर्स गहरे संबंध बने। आपने जैसे पिछली बार कहा था कि आप तो कोरोना काल में ही जो आप जो है ये इसके जीवन विद्या का परिचय जो है वो आपका हुआ। हम लोग सोम भैया के साथ में 7 साल से रह रहे हैं, है ना। काफी बार मतलब सोम भैया के साथ में हमने कई कई दिन इकट्ठे गुजारे। सोम भैया आए तो हमारे घर में रहे, हम सोम भैया के साथ गए, रायपुर गए। मतलब तो क्या रहता है कि एक थोड़ा ऐसा लगता है कि अब संबंध गहरा हो गया है, तो उस गहरे संबंध में भी तृप्ति मिल रही है। एक वो सिर्फ एक्विंटेंस वाला या परिचय वाला काम नहीं है, मतलब एक गहरा संबंध बना, वहां पर भी उभय तृप्ति मिल रही है किसी किसी संबंध में। अब ये देखा ये जाए कि वो उभय तृप्ति जो है वो दूसरा वाला ज्यादा समझदार है इसलिए मिल रही है, या मैं ज्यादा समझदार हूं इसलिए मिल रही है, ये देखो, है ना। दोनों समझदारी पे काम करें, दूसरा वाला तो जब करेगा करेगा, मैं तो उसका सॉफ्टली स्नेह पूर्वक ध्यान आकर्षण करता रहूं, अपने पे मैं पूरा काम कर सकता हूं, ये देखने के बाद। बढ़िया, गुड। पॉइंट था भैया। हाँ जी, हाँ बताएं दीदी। बहुत सुंदर पॉइंट। ठीक है जी, आगे का भी पढ़ लेते हैं एक बार। कौन पढ़ेंगे? भैया जी इसमें मुझे थोड़ा सा समझना था। बताएं दीदी, बताएं रश्मि दीदी। भैया जी इसमें जैसे हम बोल रहे हैं कि उभय तृप्ति दोनों मतलब दोनों पार्ट के लिए ही है ना, किसी भी संबंध में दोनों व्यक्तियों पे डिपेंडेंट हो गई। बिल्कुल, उभय शब्द का मतलब ही है म्यूचुअल, दोनों दोनों का हाँ मिलकर। जी जी जी। तो फिर यदि एक कुछ भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है या उसकी तरफ से उसका बेस्ट कर रहा है और दूसरा उस चीज को नहीं समझ पा रहा है और वो उस संबंध में पूरा नहीं लग रहा है, तो फिर कैसे उभय तृप्ति पॉसिबल है? मतलब दोनों एक ही अपना समझदार दीदी, कितना भी कर ले, मतलब एक अपना एक्चुअल 99% भी दे दे ना 100% भी दे दे, तो उभय तृप्ति तो नहीं हो रही है। तो दीदी जैसे ना मैंने पिछले या उससे पिछले वाले सेशन में, या मैं पहले बार बार एग्जांपल देता ही रहता हूँ, ये ना बाबा जी ने स्पष्टता से उभय तृप्ति की तरफ हमारा ध्यान दिला दिया, तो हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हम चाहते तो उभय तृप्ति ही थे संबंधों में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बार बार देता हूं कि हम अपने बच्चे को कहीं पे रात को बाहर जाने के लिए मना करते हैं, है ना, और बच्चा फाइनली नहीं जाता है, तो जो हम चाहते थे वो हो गया, लेकिन बच्चा उदास है।
क्योंकि उसको जहाँ जाना था वो नहीं जा पाया। तो बच्चे को उदास देख के हम उदास हो ही जाते हैं, ऐसा हम सबके साथ में होता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको अपने में एक्सप्लोर करके देखना। हाँ, फिर हम बच्चे के साथ में बैठते हैं, अरे तू बैठ तो सही जरा, तू देख ना, मैं तेरे भले के लिए ही कह रहा था, मैं तेरा भी बुरा थोड़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें सुखी करना चाहता। तो हम जो चाहते थे वो हो गया, फिर भी हम सुखी नहीं हुए। तो संबंधों में सुख जो है ना दीदी, ये उभय तृप्ति के बिना होता ही नहीं है। ये अस्तित्व का नियम है। ये मध्यस्थ दर्शन में सिर्फ उस नियम को शब्दों में रख दिया है। इतनी क्लैरिटी के साथ में अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम भी उभय तृप्ति के बिना नहीं जी पाते। बस वही भैया जी, वही चीज मैं समझना चाह रही हूँ कि ये चीज तो हम चाहते ही हैं, ये शब्दों में भले ही हमें आज अब पता समझ में चल, आ रही हो। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। अब पता चल रहा है, पर एक्चुअली हम इतने सालों से चाहते तो यही है। हाँ, और यही नहीं वो मिल बात, पाता, इसीलिए निरंतर सुख की कमी है। सुविधाएं तो सारी आ गई घर में। जी जी बिल्कुल हाँ, सही है, पर ये संभव कैसे हो वो नहीं समझ पा रही हूँ मैं। समझदारी दीदी, समाधान ही सुख है। हाँ, मतलब समझदारी इसीलिए किस बार लेवल बार, हाँ किस, तो अभी क्या दीदी फिर से बोला, मेरे अकेले का समझदार होना पर्याप्त नहीं है। घर में समझदारी आ जाए, घर में दूसरे लोग भी समझदार होंगे तब तो उभय तृप्ति जो है ना, दो समझदार व्यक्तियों के बीच में होती है। जी जी जी, मतलब वो तभी संभव है जब दोनों समझदार हो। दोनों समझदार, उसके पहले ये चीज बिल्कुल। संभव ही नहीं है। तो एक तरह से ना एक यात्रा बनती है दीदी। ये पूरी चर्चा में क्या निकल गया है, जैसे थोड़ी देर पहले संध्या दीदी ने बात उठाई थी कि संवेदनशीलता होना पहला स्टेप है, तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेप है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना है। तो संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की तरफ बढ़ना, ये पहला कदम, अगला कदम हो गया। अब संज्ञानशीलता भी अल्टीमेट स्टेप नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं समझदार हो गया ये भी पर्याप्त नहीं है। अब घर में बाकी लोगों को भी समझदार बनना है, इसका काम करना है, तो वो आगे का काम हुआ। तो संवेदनशीलता से अपने समाधानित होने की तरफ बढ़ना है, अपने समाधानित होने से पूरे परिवार में सभी लोगों के समाधानित होने की तरफ बढ़ना है, और फिर अखंड समाज की जब कल्पना लाते हैं तो सभी के समझदार होने की तरफ बढ़ना है। एक पर लंबा भैया काम मिल जी, गया। जैसे बाबा जी बोल रहे हैं कि किसी को आपको फोर्स तो करना ही नहीं है, बिल्कुल। आपका जीना ही प्रमाण होगा। अब हम्म हमारी एज इतनी है और इतनी जो हमने जो भी जर्नी की है 40, जैसे मैं मेरे लिए बोलूं 48 हम्म years की हम्म अभी की जर्नी, और पता नहीं प्रारब्ध और संस्कार वाली हम्म बात तो हम्म एड ऑन करें तो ये हम्म शरीर यात्रा तो खुद के समझने के लिए ही कम है। तो बढ़िया, एक में ना भी हो तो आगे की भी चल जाएंगी, उसमें भी क्या मुश्किल है। देखिए, जीवन समय की सीमा से मुक्त है। एक जी ये जो है ना, ये देखे, मेरा शरीर नश्वर है, मैं तो हमेशा हूं ही। जब ये फीलिंग आती है तो टाइम का भी कुछ नहीं रहता है ना, फिर आके फिर करेंगे, यहां से आगे बढ़ाएंगे। जैसे होता है ना, घर में भी आज का काम जितना पूरा हो गया, बाकी कल करेंगे, जो कल नहीं होगा वो परसों करेंगे। तो जितनी आसानी से हम आज, जो आज रह गया उसको कल करेंगे, जो कल भी रह गया उसको परसों करेंगे, जितनी आसानी से हम इसको देख पाते हैं, जितना हम अपने को शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में देख पाते हैं, उतनी ही आसानी से हम ये भी कह पाते हैं कि जितना इस शरीर यात्रा में हो गया उतना ठीक है, बाकी अगली में करेंगे। जी भैया जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर हम शरीर यात्रा की सीमा में जितना सोचता रहते हैं ना, उतना यह है कि अभी अपने में भी और क्लैरिटी चाहिए। भैया आई ठीक थिंक जो है। आपने पहले एग्जांपल दिया था सोम भैया वाला, जो हम्म जब जब उन्होंने हम्म बोला कि हम्म किसका किसका योगदान ज्यादा है, बिल्कुल तो मुझे लगता बिल्कुल है कि वो बेशक मजाक में कही गई बात है, लेकिन आई थिंक उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर छुपा हुआ है कि बिल्कुल। जैसे अभी बोला गया कि दो समझदार लोग ही उभय तृप्ति से रह सकते हैं, लेकिन हम्म उस केस में दोनों उभय तृप्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि बावजूद इसके कि शायद उनमें से एक इंसान समझदार अभी इतना नहीं है, हम्म सोम भैया का योगदान क्लियरली हम्म ज्यादा दिखाई देता है। हम्म तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि जो जो समझदारी की तरफ अधिक है या जो समझदार है, वो उसको ये भी मैनेज करना आता है कि दूसरे इंसान के साथ मैं उस लेवल की समझदारी के साथ मैं कैसे जीऊं, और उसको भी ये हिंट दे सकूं कि आप भी खुशी से मेरे साथ रह सकते हो। बिल्कुल 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 ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बहुत बात है। बढ़िया भैया। हम यहाँ पर लड़खड़ा इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी हम भी स्टेबल अभी बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं।
अभी हम भी मतलब शुरुआती दौर में ही हैं, इसलिए थोड़ा लड़खड़ा आ जाते हैं। और जो थोड़ा अभ्यस्त हो गए हैं हमारे गुरु, तो वो स्ट्रांग बन चुके हैं उनको, पर वो इस उभय तृप्ति को अच्छे से और हैंडल कर लेते हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दीदी, हाँ बढ़िया, ये इन्हीं चर्चाओं का यही लाभ है दीदी, इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है। आप कंटिन्यू करें। नमस्ते भैया। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। बस कुछ बोलना चाह रही थी कि ये जो मतलब न्याय पे बात चल रही है, मेरे ऐसे मानना है कि जैसे अगर मैं फिर ऐसे दूसरों को देखूं, मतलब वो समझदार नहीं हो रहे, या फिर मेरे आसपास भी तो बहुत लोग होंगे, मतलब जीने में जगह में आए, फैमिली मेंबर हो गए, ऑफिस वाले हो गए, फिर कोई रास्ते में जा रही हूँ, मतलब ऐसे जीने में के टाइम में जब आती है तो मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट में आते हैं लोग। तो अगर मैं ऊपर डिपेंडेंट करूँ तो वो समझ जाएंगे, तब मेरी तृप्ति होगी। मतलब वो समझ जाएंगे, फिर तो वही चीज हो गया ना, पुरानी चीज ही हो गया, डिपेंडेंट हो गया। मतलब ऐसे बिल्कुल बाबा जी तो ऐसे बिल्कुल। बोलते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव स्थिति में भी मैं अपने आप को वो समझदारी की यात्रा में बनाए रख सकती हूँ, मतलब बिल्कुल सबको ही रख सकता है और वो चीज को पा सकता है। हाँ, ये चीज के फायदा होता है कि जब वातावरण बनता है, एनवायरनमेंट बनता है, वो चीज जल्दी होती है और बहुत ईजी होती है। अगर थोड़ा एनवायरनमेंट नहीं होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, पर वो अभ्यास से वो हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब वैसे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही बोलती हूँ ऐसा। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता ही है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, ऐसे मुझे बहुत पहले शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, दुख से लगता था कि बाकी लोगों को मतलब मिलता है, या फिर फैमिली के साथ जाते हैं, या फिर जैसे 6 मंथ्स आते हैं उनके लिए, उनको मतलब जिनकी फैमिली भेजते हैं वो बहुत ही लकी होंगे। वो 5-6 महीने ऐसे में उस तरीके से वो फीलिंग से मैं बहुत ही मतलब जूझी हुई हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसको ओवरकम कर दिया कि नहीं है इससे, तो फिर मेरे तो मतलब जो अच्छे वाल बोलते हैं तो मेरे अंदर तो कैपेसिटी है कि मैं उस चीज को ही पार पा पाऊंगी। तो ये चीज जो सब बोल रहे हैं कि दूसरे होंगे तभी उभय तृप्ति होगा, जितना मेरे अगर कोई सामने वाला जितने लेवल के समझदार है उतने लेवल का होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी ना, बढ़िया। सामने वाला नहीं कर पाएगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी ना। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे मेरे मन में विचार आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये सर नमस्कार, दिस साइड नमस्कार। सीपी सिंह, चंद्रपाल सिंह। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। आज मैं आपकी क्लास में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप आए, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं आपका बहुत सर, बहुत धन्यवाद। और आपका चेहरा देखकर बहुत खुशी हो रही है, और आइंदा ध्यान रखूंगा, हमेशा ज्वाइन किया करूंगा। स्वागत है अच्छा भैया। सर, करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है भैया, बढ़िया। नहीं तो जैसे प्रतिभा जी ने कहा कि उभय तृप्ति जो है वो अल्टीमेट है, उससे पहले का भी एक स्टेप आता है जो उन्होंने कहा कि कम से कम मैं सही व्यवहार कर रहा हूं, इसकी तृप्ति के साथ में बना रहता हूं। ये जो है ये अपने में उभय तृप्ति ना हो, लेकिन कम से कम आत्म तृप्ति बन जाए, इतना जो है वो बढ़िया। थोड़ा सा टाइम है, एक पैराग्राफ और भी कर लेते हैं। कौन पढ़ेंगे यहाँ से? मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, बढ़िया भैया। अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इनमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है, तभी निर्वाह कर रही है। एक परमाणु अंश भी दूसरे को पहचानता है, फलस्वरूप वह व्यवस्था में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप सह अस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इस ढंग से सभी पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ है और इसमें शंकाएं पैदा हुई है। मानव के साथ 2 क्रियाएं और जुड़ गई है: जानना, मानना। मानव
जानने मानने की क्रिया के आधार पर ही पहचानने निर्वाह करने में आश्वस्त होता है। प्रयोजनों का सार्थकता का ही जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता है। सह अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता है, प्रमाणित नहीं है। मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है कि जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना मानना नहीं हुआ। मानव इस स्थिति में स्वयं दरिद्र रहता है, औरों को भी दरिद्र बनाता है। मानव स्वयं अपनी दरिद्रतावश ही धरती को दरिद्र बनाया है। मैं समझता हूँ कि जो जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति में इस प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है। यह समीचीन है। समाजदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। बढ़िया हो गया अशोक भाई, रुक जाते हैं यहाँ पे, थैंक यू। तो इस पूरे पैराग्राफ में ना 4 शब्द आए हैं, ये भी मध्यस्थ दर्शन में बार बार आते हैं। एक्चुअल में ना ये जो हम जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो जीवन विद्या की जो वोकेबुलरी है ना, उससे हम थोड़ा और फेमिलियर हो जाए। परिचय शिविर में भी हो जाते हैं, बाद में ये सेशंस चलते रहते हैं, तो इसमें मतलब उस वोकेबुलरी से जो हम ना हर परिचय शिविर में शब्द अर्थ वास्तविकता की बात करते हैं। तो शब्दों का अर्थ क्या है, वो किस वास्तविकता की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाली चीज हम इन सेशंस में जो है ना वो करना चाहते हैं। तो ये जैसे ये जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये भी जो है ये मानव में ये मानव के साथ में होता है, और ये शब्द बार बार मध्यस्थ दर्शन में आते हैं। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ये अस्तित्व में होता रहता है। इसमें से पहचानना और निर्वाह करना, मतलब ये जानना मानना के बाद में पहचानना निर्वाह करना था। तो पहचानना निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु मतलब जड़ संसार जो है उसमें भी पहचानना निर्वाह करना जो है वो होता रहता है। मतलब जैसे अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, तो धरती सूरज के ही आसपास चक्कर क्यों लगा रही है? तो धरती ने सूरज को पहचाना। अब पहचाना इस सेंस में नहीं कह रहे हैं जैसे मैं अपने बच्चे को पहचानता, वो वाला पहचानना जो है वो मानने वाली कैटेगरी में, जानना मानना वाले में आ जाएगा, जहां पर भाव पक्ष आ गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचानती है, तो वो उस पहचान के आधार पर ही उसके आचरण में निश्चितता है। जैसे जैसे नींबू या दही का एक चम्मच जो है वो दूध को पहचानता है, तो हम रोज सुबह दही जमा पाते हैं। तो दूध को गर्म करते हैं और उसमें 1 चम्मच दही जो है वो डाला, तो रोज दही जमता है। किस तरह से जमता है कि दूध ने पहचाना कि मुझ में दही आया है, या दही ने पहचाना कि मैं दूध में गया हूं। तो ये सोचकर नहीं हो रहा है। दूध और दही जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यही होता है। तो जो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, इसको पहचानना और निर्वाह करना जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो सोचकर पहचान नहीं रहे हैं, नियम पूर्वक पहचान रहे हैं। अस्तित्व का नियम है, उस नियम के अंतर्गत ऐसा ही होता है। तो ये पहचानना निर्वाह करना हुआ। ये इसको धीरे से सभी साथी अपने में बैठा लें, सेट कर लें, तो जब हम मध्यस्थ दर्शन को गहराई से पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा हमारा उसमें और भी, कि पहचानना निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित, ये जड़ संसार में भी ऐसा ही है। आप इसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है तभी निर्वाह कर रही है ना। जैसे हमने मतलब, तो आप कुछ भी करते हैं, मतलब हम बिजली का भी स्विच दबाते हैं और लाइट जलती है, ये सब भी पहचानना निर्वाह करने के आधार पर हो रहा है।
एक परमाणु अंश भी दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, फलस्वरूप व्यवस्था में रहता है, एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप सह अस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहचानना, निर्वाह करना जड़ संसार में भी हो रहा है। तो इस ढंग से सभी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था एक दूसरे को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। जैसे हम एक, तो अब ये तीनों अवस्थाओं में बता दिया। तो जब हम एक बीज को मिट्टी में लगाते हैं और पानी वगैरह देते हैं, तो वो जो है वो उसका एक पौधा बनता है। तो बीज ने पहचाना, इसको इस भाषा में कह रहे हैं। तो अगर मौसम ठीक नहीं होगा या मिट्टी ठीक नहीं होगी तो वो पौधा नहीं बनेगा, है ना। मौसम भी ठीक हो, मिट्टी भी ठीक हो, तो वो बीज जो है वो पौधे के रूप में विकसित होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बीज भी मिट्टी को पहचान रहा है, बीज भी मौसम को, ऋतु को पहचान रहा है, और उसके फलस्वरूप निर्वाह हो रहा है उसका। ये पहचानना, निर्वाह करना जो है, इस सेंस में इसको कहा। और इस तरह से हमको इसका प्रमाण प्रकृति में उपयोगिता पूरकता विधि से मिलता है। मानव जो है पहचानने, निर्वाह करने से तृप्त नहीं हुआ है। हम भी पहचानते, निर्वाह करते तो हैं, तो लेकिन इससे हमारे को तृप्ति नहीं मिल गई। तो मानव के साथ दो क्रियाएं और जुड़ गई, जानना और मानना। ये जो है, ये नया पॉइंट आया अब यहाँ पर। तो इसको और जब डिटेल में जाते हैं तो मानना जो है ये चैतन्य पक्ष के साथ में शुरू हो जाता है। जैसे पशु पक्षी है जिसको हम जीवावस्था कह रहे हैं, तो जीवावस्था में भी मानना जो है वो हमको दिखता है। जैसे जो लोग पेट्स पालते हैं तो वो देख पाते हैं कि घर में अगर कुत्ता पाला हुआ है तो वो घर के व्यक्तियों को, परिवार के सदस्यों को अपना मानता है। तो उस मानने के आधार पर उनके साथ में उसका एक तरह का व्यवहार रहता है, और घर में कोई चोर आ जाए या कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो वो उनको अपना नहीं मानता है, उनके साथ में दूसरी तरह का व्यवहार करता है। तो जो आपका पालतू पशु है, कुत्ता है, पेट है, कोई और जो भी है, वो भी मानने के आधार पर अब उसका व्यवहार जो है वो होना शुरू हो गया। जो पहचानना, जो जड़ अवस्था में हो रहा था, पहचानना और निर्वाह करना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से बिना किसी मानने के आधार पर हो रहा था, प्योरली मैकेनिकल था, है ना। वो प्रॉपर मिट्टी में बीज जाएगा तो वो पौधा बन ही जाएगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये इस नियम से चल रहा है। अब जब जीवावस्था में आए तो वहां पर मानना शुरू हो गया। मानना मतलब हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते, है ना। इसके आधार पर हमारा व्यवहार जो है वो कार्य व्यवहार बदलता रहता है। अब हम भी मानते हैं किसी को अपना, किसी को नहीं मानते हैं। तो मानव का मानने से भी काम पूरा नहीं पड़ा। नहीं, दुनिया की काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है, हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं, इसी के आधार पर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में कवर किया भी था कि एक देश भी जो है वो अपने नागरिकों को अपना मानता है तो उनके वेलफेयर का ध्यान रखता है, बाकी देश वालों के साथ में कैसा भी हो। जितना हमारा ये कॉलोनियलिज्म चला पिछले 200-300 साल में, उन सब में भी क्या था कि इंग्लैंड या दूसरे जो देश यूरोप के रहे काफी सारे, उनको लगा कि अपने देशवासियों के लिए हमको वस्तुएं मिल जाए, दूसरी जगह पे जाके उनका शोषण कर लिया जाए, है ना। तो हमारे भारत में, दूसरे देशों में, काफी जगह पे, अफ्रीका वगैरह में काफी जगह पे इस आधार पर शोषण हुआ। हमें बुरा लगा, उनको बुरा नहीं लगा, वो तो शोषण करते रहे। उन्होंने अपने देशवासियों को ध्यान रखा। तो मानव में भ्रमित अवस्था में भी मानना होता ही रहता है। इसी को जीव चेतना भी कह रहे हैं कि मानव ज्ञानावस्था की इकाई होते हुए भी जीवों के अनुसार जी रहा है, पशु पक्षियों के अनुसार। तो मानव को जानने तक पहुंचना है, इसी को समझना कह रहे हैं। तो मानव जानने, मानने के आधार पर पहचानने, निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। तो जानने, मानने को कंप्लीट करना है, सिर्फ मानने से अधूरा काम होता है, जानने तक जो है वो पहुंचना है। तो प्रयोजन की सार्थकता को जानना, मानना होता है। तो हर चीज का कोई पर्पस है, संबंध का भी एक पर्पस है। तो संबंध का पर्पस क्या है? बाबा जी बार बार कह रहे हैं, इस चीज का हमारा ध्यान रहे कि
संबंधों में भी समझदार बनना ही पर्पस था, है ना। तो प्रयोजन की सार्थकता क्या है, प्रयोजन का पर्पस, मतलब पर्पस जो है वो हाउ इट इज मीनिंगफुल, कि उसको जानना होता है। तो प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही फिर मानव सामाजिक हो पाता है, उसके बिना जो है वो टुकड़ों में बंधा रहता है। हम देख ही रहे हैं जो पूरा पूरा समाज जो है, पूरा ग्लोब के लेवल पे अगर हम देखें या देश के लेवल पे भी देखें तो हमें टुकड़ों में बंधा हुआ दिखता है, धर्म के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, भौतिक संसाधनों के आधार पर। तो वो अखंडता की तरफ लेकर ही नहीं जाता है अगर हमारा पर्पस की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब तक ये जानना मानना पूरा नहीं होता, तो मानव को ये जानना मानना तो बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता है ना। मानव की दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है बेसिकली। तो इस स्थिति में स्वयं भी दरिद्रता की फीलिंग के साथ में रहता है, औरों को भी दरिद्र बनाता है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। तो जानने माने वाला भाग जो है, इसको प्रखर बनाना है ना। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए मैकेनिकल एंटिटी, मैकेनिकल नहीं, हम यांत्रिक नहीं है। तो पहचानना निर्वाह करना ये सिर्फ यांत्रिक हो गया। सिर्फ मानने वाले पार्ट पर जाते हैं तो ये हम मानव जो है पशुओं के समान जीने लायक हो जाता है। इसमें आदमी दूसरों का भी शोषण करते समय उसको काफी बार गलती लगती नहीं है। इसीलिए काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने बड़ा खुल के दूसरे देशों का शोषण किया, उनको उसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि ये अपना पराया मानने के आधार पर चला। अखंडता इसमें प्रमाणित नहीं हो पाती। तो हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है। यह समीचीन है। ये समीचीन शब्द भी बार बार मध्यस्थ दर्शन में आता है। तो समीचीन का मतलब ये कि ये इट इज अवेलेबल अराउंड अस, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, ये इजीली एक्सेसिबल है। समीचीन मतलब देखिए ये पूरा एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, इसमें कुछ भी रहस्य वाली बात नहीं है। ये एग्जिस्टेंस हम सबको समझने के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अशोक भाई भी इस एग्जिस्टेंस को जब समझने जाते हैं तो एग्जिस्टेंस ऐसा ही दिखता है, देव भाई भी जाते हैं तो ऐसा ही दिखता है, और मैं भी देखने जाता हूं तो ऐसा ही दिखता है। तो एग्जिस्टेंस मेरे लिए अलग तरह से प्रस्तुत हो रहा हो, आपके लिए अलग तरह से प्रस्तुत हो रहा हो, ऐसा नहीं। एग्जिस्टेंस हम सबको समझने के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसको जब हम समझने जाते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि भैया ये मुश्किल काम नहीं है, ये तो पास में ही है। एग्जिस्टेंस कोई दूर थोड़ी है, जहां खड़े हैं वहां पर हम एग्जिस्टेंस में ही है। मानव और एग्जिस्टेंस जो है ये इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर है। ये हमने आज सुबह बात भी की। तो इसी को समीचीन कह रहे हैं। आसपास ही है, दूर नहीं है, इसी समय में हमारे आसपास है, हमारे आसपास ही उपलब्ध है। इस तरह से जो इसको, तो समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है, यही समझ। तो इतना जो है मुझे लग रहा है कि आज हम कर पाए। थोड़ा शुरू के 15 मिनट हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। आई अपोलोजाइज, मेरे को ज्वाइन करने में देरी हुई, पता नहीं क्यों बार बार लॉग इन कर रहे थे, नहीं हो रहा। तो अभी हम यहाँ पर आज का सेशन क्लोज कर सकते हैं। अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो पेज नंबर 47 से पढ़ेंगे। ये 47 के बाद में 48 पे ये वाला चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हो रहा है। देन अगला वाला चैप्टर जो है ना, ये जीवन का स्वरूप जो है, ये सेकंड चैप्टर है। इस बुक में 3 चैप्टर्स हैं। इसमें जीवन क्रिया के ऊपर बाबा जी जो है ना वो बात करेंगे, धीरे से खुलता है ये अगले 15-20 पेज में। तो ये जीवन क्रिया जो है आप लोग सबने शिविर में देखा होगा, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो कुछ सेशंस में इसके ऊपर अच्छे से जो है हम डिटेल में बात करेंगे। जितनी आज हमने ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, इस पे कुछ प्रश्न आ रहा हो तो बताएं। इस पेज को जो है हमने जो भी हमने पढ़ा, यहाँ से जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, इस पे कुछ प्रश्न हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। 5 मिनट है अभी हमारे पास। भैया आज पहली बार काफी एक अच्छा ध्यान दिया, जानना मानना पहचानना निर्वाह करना। पहले इतना ध्यान मेरा नहीं गया था। जैसे कि पहचानना और निर्वाह करना यांत्रिक होता है, आज क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। ओके, और उस मानने से भी ज्यादा जानना अल्टीमेट होता है, इस पे और बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया थोड़ा। बढ़िया, और बहुत और ज्यादा दुआ देखूंगा तो और समझ में आएगा। बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया।
विपिन भाई नमस्ते, आप भी कुछ रखें? आप म्यूट पे हैं। चलिए थोड़ा इधर-उधर होंगे। और बताएं, और किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो? भैया मानना तो जब तक मैं सारा शरीर तक रही तो मेरा सारा कुछ मानने पर ही आधारित रहा अब बिल्कुल, तक तो। बिल्कुल। जब तक हमें ये पता ही नहीं था कि जीवन है भी सही, इसको मतलब हम उसको बॉडी का ही पार्ट समझ रहे थे। तो थोड़ा-थोड़ा जानने की क्रिया तब से शुरू हुई जब ये आपने ये बताया कि ये भी एक जीवन क्रिया भी है, तो जानने का और उसको थोड़ा-थोड़ा समझने का प्रयास यहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो ये आगे अब धीरे-धीरे चलेगा और बढ़ेगा, आपसे सुनकर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअल में मैं अपने में इसको बड़े अच्छे से देख पाया। मतलब हम ना बेशक संवेदनशीलता में जी रहे होते हैं, जैसे संध्या दीदी ने भी आज आधा घंटा पहले जब चर्चा हो रही थी तो रखा कि भाई हम संवेदनशील तो हैं ही, हमें लगता है कि दूसरों की भी मदद की जाए, लेकिन काफी बार हमारा ज्यादा जीना जो है ना वो अपने बायोलॉजिकल संबंधों में होता है। मैं इसको कम से कम अपने में स्पष्टता के साथ में देख पाता हूँ। आज से 8 साल पहले, 7-8 साल पहले जीवन विद्या का शिविर करने से पहले की जो स्थिति थी, तब भी संवेदनशील होते हुए भी मेन फोकस जो था ना वो अपने परिवार तक रहता था। दूसरों का भी कुछ भला हो जाए इस तरफ भी ध्यान रहता था, लेकिन लेकिन जो है ना कहीं पर कुछ ऐसा लगता था कि एक बायोलॉजिकल संबंधों की भी एक प्रधानता है। अब ये धीरे से परिचय शिविर के बाद में और फिर जितना हमने शोध किया अपने में और जितना समझा, जहां पहुंचे, इतना क्लियरली देख पाते हैं कि जो संबंध जो है ना ये सिर्फ बायोलॉजिकल संबंध नहीं है मानव मानव के बीच में। हम जितनी आसानी के साथ में और जितनी सहजता के साथ में, जितने अपने में गहराई के साथ में इन सेशंस को कर पाते हैं, और जब हम परिचय शिविर में जाते हैं और वहां पर भी हमारा एक दूसरे के साथ में एक संबंध बना रहता है, और सिर्फ परिचय शिविर या इन सेशंस को छोड़ा जाए, इसके बाद में भी हम कभी 1 टू 1 में कभी फोन पे बात करते हैं, कभी मिलते हैं, तो बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि अब हमारी एक दूसरे के लिए जो उपलब्धिता है, कम से कम मैं अपने में ऐसा देख पाता हूँ, तो वो उपलब्धिता अखंड समाज के अर्थ में होनी शुरू हो गई है ना? तो वो जो प्रयोजन जो है ना, वो संबंध का प्रयोजन और संबंध है क्या, ये जानने से पता चला। जब तक ये नहीं पता चलता है, तब तक मानव पशुओं की तरह से जीव चेतना में, जैसे जिसको कह रहे हैं पशु से की तरह से बोल लेने, कई बार कोई हर्ट ना महसूस कर जाए शुरू में, तो जीव चेतना में जीते हुए जो है वो क्या रहता है कि बायोलॉजिकल संबंधों में जीता है। जैसे एक पशु है ना, पशु भी अपने झुंड में जो जो पशु रहते हैं उनको अपना मानता है ना, उनके लिए लड़ना भी पड़ता है तो लड़ जाता है, बाकियों का जो कुछ भी हो रहा है उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, है ना? हम किसी भी पशु को देख ले, उसके बच्चे पे अटैक हो तो उसके मतलब उसके जो झुंड के दूसरे जो सदस्य हैं, उसके अपने मम्मी पापा हैं, वो सब जो है वो अच्छे से लग जाते हैं उसको बचाने के लिए, है ना? तो हमने भी बायोलॉजिकल संबंधों को जितना के दायरे में जितना जिए, उतना धीरे से वो समीक्षित हो जाता है भैया, कि मतलब वो करना तो है ही, लेकिन उसी में पूरी तृप्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं। तो अखंड समाज है, सभी मानव एक दूसरे के साथ में संबंधित हैं, और ये जो परंपरा में क्या है, जितना जो समझ वाला पार्ट है यही परंपरा में जाना है, जो जिन जिन में इनकी पात्रता है उनके साथ में हम उपलब्ध हैं ही। ये वाले के साथ में जो काफी सारे नए संबंध मिले, उनसे भी अपनी काफी तृप्ति मिली। तो ये अपने में जो हम मानव तृप्ति चाहता है, वो तृप्ति मिल रही है, ये जब वेरीफाई होता है तो ये भी अपने आप में काफी तृप्तिदायक रहता है। तृप्ति चाहते थे, तृप्ति मिली, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ बढ़िया है, और जो रह गया वो भी आगे चल के होगा ही। एसके भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हो? जी, जी भाई साहब। भाई साहब नंबर 1 है ये जो मानना है, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि समाज हमें ऐसा सिखा रखा है फ्रॉम द चाइल्डहुड। आप देखिए तो इसी को मान्यता कह रहे हैं भैया यहाँ पर, है ना? तो तो मतलब और वो स्वार्थ पूरक है, वो भी ओके। पूरी तरह नहीं है। हम्म। और जानना तो प्राकृतिक नहीं है ना, ये तो सीखना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सीखना पड़ता है, लेकिन सीखने से भी हो, जैसे हर बच्चा 20 साल तो स्कूल कॉलेज जा ही रहा है,
जी जी है ना। तो हमने एक परंपरा बनाई एजुकेशन की भी, और हर बच्चे ने अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जो है, 70 साल अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 20-25 साल जो है वो बच्चा एजुकेशन में है ही। हम कह रहे हैं कि सिखाना पड़ता है, तो हम सिखा भी रहे हैं, फिर भी सिखाने का रिजल्ट भी ठीक से नहीं आ रहा है। जी आसपास सारे पढ़े लिखे लोग ही दिखते हैं, वहां उनके साथ भी जीना नहीं हो पा रहा है। हम्म, जितनी क्लियरली इसको वेरीफाई कर पाते हैं, दिखते हैं भैया कि परंपरा में काफी सारी चीजें अभी भ्रमित लेवल पर हो रही हैं। उनको हम पहचान कर पाए, उनके अधूरेपन को पहचान लें, फिर उस पे जो करना है वो किया भी जा सकता है। ये बात। हाँ जी, मीनाक्षी जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। जितना मैं समझ पाई हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो बड़े लेवल पे हमें भय तृप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, तो ये वाली लेवल आने के लिए शायद बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम अभी समझने की प्रक्रिया से ही चल रहे हैं। जानने की प्रक्रिया पे अभी अभी बहुत दूर है, कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि जब मैं दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ तो मुझे तृप्ति होती है, तो मैं अपनी तृप्ति की ओर ही ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो मुझे अगर अपनी तृप्ति किसमें है ये जान पाऊं, कि मेरी तृप्ति इस चीज में है जो कि दूसरों की भलाई में भी है, मेरी इस तृप्ति से दूसरे का नुकसान नहीं होता है। अगर मैं ये बोलती हूँ तो दूसरे को बुरा लगता है, तो फिर मुझे भी दुख होता है। ये मैं जानने लग जाऊं धीरे धीरे, तो मेरी तृप्ति हुई। यानी कि जैसे स्वार्थ की बात हो रही थी कि स्वार्थी बनो, लेकिन ये देखो कि स्वार्थ किसमें है। तो मेरा स्वार्थ इसमें है कि दूसरों को अच्छा लगे, तो अपने आप ही मैं स्वार्थी बनूंगी, तो फिर उसका भी भला हो जाएगा। तो मैं उभय तृप्ति की ओर बढ़ रही हूँ। शायद इस तरीके से मैं इसको जानती हूँ ठीक है, शायद। और देखा जाए दीदी, अभी और देखा जाए, मुझे लग रहा है कि अभी मतलब ये और भी सेशंस किए जाए, धीरे धीरे चीजें सेट होंगी। नलिनी जी ने भी हैंड रेज किया था बीच में, शायद वो थोड़ी देर बाद अपने आप। पूरे फिल्म में ही सिलेक्ट कर रखो ये तो। चलिए, अशोक भाई आपने भी हैंड रेज किया था, आपने कहना था। वो पूरी दिलवास मेरा सपना में एक सवा सौ टीचर, उसमें सिर्फ मैं नहीं कहनी पड़े अकेला। हाँ जी, एक भाई जी, मैं ये कह रहा था कि एक तो मानना और एक मान्यता, इसमें थोड़ा सा अर्थ, मतलब जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको क्लियर करें। मानना और ओके ओके, इसको अभी के लिए भैया एक ही ले सकते हैं। मतलब मैं कुछ मानता हूँ या मैं कुछ मान्यताओं के साथ में हूँ, मतलब ये कहने का तरीका जो है वो ऐसा कह सकते हैं, मतलब भाषा के रूप में, है ना। मैं मानता हूँ, तो जो मानता हूँ उसी को फिर वो मतलब स्ट्रक्चर में चेंज करें, तो मैं कुछ मान्यताओं के साथ में। तो जो मैं मानता हूँ क्या वो सही है या नहीं, उसको मैं वेरीफाई कर पाऊं, ये काम है करने वाला। अच्छा, ठीक है बढ़िया। करमवीर जी नमस्कार, नाइस टू सी यू हियर। संजीव भाई नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। जो अशोक भाई जो अभी बात कह रहे थे, तो उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि मानने के आधार पर जो विचारधारा मेरी विकसित होती है उसी का नाम मान्यता है। मतलब मान्यता एक विचारधारा कह सकते हैं, जैसा जैसा मैंने, और मेरा मतलब उसको शंका कह सकते हैं, सवाल नहीं है वो, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मानव में 4 क्रियाएं हैं, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो केवल उनका ऑर्डर गड़बड़ हो रखा है, क्रियाएं तो हैं ही। तो क्या मैं ये सही कह रहा हूं? क्योंकि वो चारों काम कर रहा है, लेकिन वो बिना जांचे, तो बिना जाने तो वो मान रहा है। हाँ, बिना अगर तो जानने वाला, तो जानकर मान रहा है। हाँ, नहीं, तो बिना जाने मान, तो एक्टिविटी ना, देखिए जानने का पोटेंशियल है मानव में, लेकिन जाना नहीं है। इसी को कह रहे हैं जीव चेतना में जी रहा है, मानने वाले आधार पर जी रहा है। तो जानना जो है यही पहुंच, जैसे कि हम सभी मानव हमेशा से ही शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जी।
अब ये जो है, ये हमको परिचय शिविर करने के बाद में और जितना हमने अपने में एक्सप्लोर किया, वेरीफाई किया, ये पाया कि भैया ये तो बढ़िया चीज है, यही सच्चाई है ना? जी तो सच्चाई को ही जानना होता है। हमने तमाम पढ़ाई कर ली भैया, आप सब भी डॉक्टरेट और पढ़े लिखे हैं, मैं भी अपने में इंजीनियर और एमटेक और ये सब किया। ये इतनी क्लियरिटी के साथ में कम से कम मेरे को 50 साल की उम्र तक किसी ने नहीं बताया कि जी भैया जी तुम शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हो, जीवन शरीर को चलाता है, जीवन तृप्त या अतृप्त होता है, सुविधा और सुख में ये डिफरेंस है। मतलब ये बिल्कुल इतनी इतनी सी भी बातें जो है, ये हमारी इतनी स्पष्टता नहीं बनी थी, जो अब लगता है कि भैया बड़ी आसानी से बनी है। तो ये जानना जो है, ये यही जानना है कि ये एग्जिस्टेंस कैसा है, इसको जान लूं, जी मैं कैसा हूं इसको जान लूं, और मुझे करना क्या है ये पता चल जाए। तो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, यही जी समझने का कॉन्टेक्ट। जी बिल्कुल वैसे संजीव भाई मैं बस मान्यता है एक तो हाँ, एक मैं सेकंड, एक करमवीर सेकंड जी, ये हाँ और लेना चाह रहा हाँ था हाँ हाँ हाँ, बताएं। कि जैसे व्यवहारिक रूप में बहुत साधारण से उदाहरण से अगर मैं इसको क्लास में किसी बच्चे को भी समझाना चाहता हूँ इस बात को, हम्म तो जो छोटा सा बच्चा जिसने भी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया, उसके पास एक वो पिरामिड टाइप एक खिलौना होता है जिसमें वो सर्कल से डालने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास वो सर्कल तो सारे अवेलेबल हैं, हम्म लेकिन उसको ऑर्डर नहीं पता, वो छोटे बिल्कुल। सर्कल को पहले डाल देता है और बड़े को बाद में डालता है। हम्म तो शायद हमारे भी ये चारों सर्कल अवेलेबल हैं, हम्म और अगर हम उस ऑर्डर के ढंग से डालते हैं तो जिंदगी सुखमय आनंदपूर्ण होती है, और अगर उसका ऑर्डर बदलते हैं, हम्म आगे पीछे कर देते हैं, तो फिर वही हम दुख कष्ट भोग जो भी कुछ कर रहे हो कर ही रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी 4:30 में चलेगा। हाँ, तो बिल्कुल इसमें ना बिल्कुल ये अच्छा ध्यान दिलाया भैया। इसमें एक जी क्लोजिंग रिमार्क मैं देता हूँ, फिर मैं इस मीटिंग को भी क्लोज करेंगे, मेरे को एक दूसरी मीटिंग भी ज्वाइन करनी है। तो जी इसमें क्या है कि ये जीवन वाला पार्ट जो है ना, ये क्लियर नहीं हुआ हमको। हमको भौतिक रासायनिक संसार जो है वो क्लियर हुआ, जीवन क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। तो जो आपने एग्जाम्पल खिलौने वाला दिया, वो बाकी सारी चीजें ना वो इंद्रिय गोचर है, तो उसमें सही गलत देख के पता चलता है। जी यहाँ पर जो है ये काफी सारी सच्चाइयां जो है ना, वो इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान गोचर है। तो मानव का जानना जो है वो ज्ञान गोचर संसार की तरफ ध्यान देने से, उसको समझने से वो होता जी है। तो ये जीवन की तरफ ध्यान जाना जो है, ये पहली चीज है। मैं जी केवल शरीर नहीं हूं, जितनी स्पष्टता से ये अपने में सेट होता है, और फिर पता चलता है कि शरीर के लिए सुविधा, जीवन के लिए सुख। ये फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया ये घर में भी जरूरत है। ये घर में भी अगर बच्चों को भी आज नहीं पता चला, तो जो हमारे 40-50 साल वेस्ट हुए, कहीं इन बेचारों के भी ना वेस्ट हो, अगली पीढ़ी के भी, क्लास के जी बच्चों के भी ना वेस्ट हो। ये करने वाला काम है। नमस्ते सभी को। हाँ जी, नमस्ते दीदी। भैया मैं करमवीर भाई का बात जो है मैं उसको पकड़ पाई हूँ। हम्म उनका मानना ये है कि चारों चीजें हमारे पास हैं ही, लेकिन बिल्कुल। डिसऑर्डर में है वो। हम्म तो यहाँ पर ये सूत्र जो है कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। तो जैसे कि पहचानना और निर्वाह करना तो होता ही है, साथ में सिर्फ हमारी मान्यता है, जानने वाला पक्ष अभी अधूरा है। वो बिल्कुल। डिसऑर्डर में नहीं है, वो है ही नहीं। इसीलिए तो अध्ययन की आवश्यकता है। तो हम ये सोचे कि जन्मजात चारों हेलो चीजें हमारे पास है, तो वो है नहीं। नहीं नहीं, तो इसको ऐसा कह रहे हैं दीदी, अच्छा पोटेंशियल के रूप में है। हाँ, पोटेंशियल के रूप में क्षमता, है। जी जी जी, क्षमता तो है पोटेंशियल ही। का, हाँ पोटेंशियल के रूप में हर मानव के पास में है। जी मतलब जी हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने कुछ हमको हैंड ओवर किया, इन द सेंस जी। के हमारे हाँ पास में था नहीं। हमारे पास में था ही, हमारा ध्यान दिलाया। तो ध्यान दिलाया तो हमने एक्टिवेट, वो एक्टिवेट होना शुरू हुआ, मतलब। वही वही, क्योंकि मान्यताओं के आधार पे हमने सारी चीजें मानी तो हुई है, वो हम्म जानना शेष है जाने, बस। ये हाँ, तो अस्तित्व में तो हम हैं ही, बिल्कुल पर बिल्कुल। अस्तित्व को जाना नहीं है। तो वो हाँ, डिसऑर्डर में ना हो कि वो भी हमको, बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी अध्ययन के माध्यम से उसको जानना, जैसे ही जानेंगे जानना है। तभी उसके साथ बढ़िया, निर्वाह संभव है। मैं ऐसा बिल्कुल समझ पा रही थी। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। तो भैया इसके बाद वाली जो मीटिंग है, मनोज भैया कह रहे हैं, वो हमारी कुछ साथियों की अपनी मीटिंग है, ऐसा सेशन वाली नहीं है। वो हम कुछ मिलके अलग से काम कर रहे हैं, तो उसका लिंक मैं आपको नहीं भेज पाऊंगा। अ, आप में से जो साथी ऐसे हैं जो अभी हमारा ना ये वाली मीटिंग के लिए ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें अगर मेंबर नहीं है और आपको किसी दूसरे ग्रुप से इसकी सूचना मिलती है, ठीक है, तो अगर आप इस ग्रुप का ही मेंबर बनना चाहें, ताकि कभी लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कभी मीटिंग नहीं हो रही है, आप इसका मेंबर बनना चाहें, तो देव भाई से या मेरे से संपर्क करके
जो है बन सकते हैं भैया। देव भाई आप अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो किसी को भी इस ग्रुप का ऐसा लगे कि भैया ये देखिए हम लोग हर संडे को मिलते हैं, कभी-कभी नहीं भी मिल पाते हैं। तो आप ग्रुप के मेंबर रहेंगे तो आपको डायरेक्टली सूचना मिलेगी। जो ये देव भाई का नंबर आ गया, देव भाई से रिक्वेस्ट करके इस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक कंटिन्यूटी थोड़ी हर वीकली बेसिस पे बनी रहे। आप सब जुड़े, बढ़िया रहा आज का सेशन। सो अगेन अपॉलॉजीज फॉर द लॉस ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स। अगले संडे को फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू भैया। नमस्ते सभी को, Very बहुत बहुत good. धन्यवाद। भैया सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी सभी को नमस्ते। नमस्ते।